हमारा जो टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर आयन। लेक्चर नंबर 7, मॉलिक्यूलर आयन। इससे पहले हमने सिंपल आयन के बारे में बात की कि आयन कैसे बनता है, हाउ आयन इज फॉर्म्ड। आयन इज फॉर्म्ड बाय गेन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम, कि किसी भी न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए जाएं तो पॉजिटिव आयन बन जाता है, इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड कर दिए जाएं तो नेगेटिव आयन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर आयन। तो बिल्कुल उसी तरह से अगर किसी मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें तो मॉलिक्यूल पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, या मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए जाएं तो मॉलिक्यूल पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन ऐड करने या रिमूव करने के बाद हमें मॉलिक्यूलर आयन मिलता है। तो डेफिनेशन बनेगी इसकी मॉलिक्यूलर आयन की, द आयन which is formed by gain or lose of electrons in a molecule is called molecular ion। यानी ऐसा आयन जो किसी मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से या इलेक्ट्रॉन ऐड करने से बनता हो उसे मॉलिक्यूलर आयन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल आप देखिए CH4 मीथेन मॉलिक्यूल है, इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें CH4 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये क्या बन गया, मॉलिक्यूलर आयन। इसी तरह से CO कार्बन मोनोऑक्साइड रिमूव हो गया इलेक्ट्रॉन, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉजिटिव चार्ज, तो ये मॉलिक्यूलर आयन बन गया। NO पॉजिटिव, ये सारे क्या है, मॉलिक्यूलर आयन्स हैं। तो मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड, ये मॉलिक्यूल्स हैं। इनमें से हमने अगर 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो रिजल्टिंग आयन को हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर आयन कहेंगे। अब बेटा देखिए, हमने पहले पढ़ा कि एनायनिक रेडिकल्स आर अबंडेंट, यहां पे हम कहेंगे केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन्स आर अबंडेंट। ये क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर केटायन्स आर अबंडेंट ड्यू टू, क्यों ये अबंडेंट होते हैं, ड्यू टू देयर हाई स्टेबिलिटी एंड रेडियोएक्टिविटी। अब रेडियोएक्टिविटी की वजह से मॉलिक्यूलर आयन, मॉलिक्यूलर केटायन क्यों ज्यादा अबंडेंट होते हैं, कसरत से पाए जाते हैं, किस लिए, इसकी रीजन क्या है, ये हम डिस्कस करते हैं। रेडियोएक्टिविटी मैंने क्यों कहा, रेडियोएक्टिविटी प्रोसेस की वजह से मॉलिक्यूलर केटायन अबंडेंट होते हैं। तो आप जानते हैं रेडियोएक्टिव प्रोसेसेस के दौरान अल्फा बीटा गामा रेज इमिट होती हैं। तो खास तौर पे अल्फा और बीटा रेज या एक्स रेज वगैरह हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स जब किसी भी गैस में से पास होते हैं तो गैस की आयनाइजेशन हो जाती है, यानी गैस मॉलिक्यूल्स में से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं। अब जब किसी भी गैस में से, गैस मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और मॉलिक्यूलर केटायन बनेगा। जस्ट लाइक दिस, सपोज ये एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है, मैं फर्ज करें इसको बीटा रे कह रहा हूं, M फॉर मॉलिक्यूल, यानी कोई भी एक मॉलिक्यूल है। अब ये बीटा रे या हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जब मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा, टकराएगा, तो मॉलिक्यूल में से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं क्योंकि एक ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो हमने इस पे बम्बार्ड किया, अटैक करवाया, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो इस मॉलिक्यूल में से निकला, तो M पॉजिटिव, ये मॉलिक्यूलर केटायन है। अब बेटा देखें, सपोज हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन्स हैं मॉलिक्यूल्स के।
और इधर से कोई हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को हम बम्बार्ड कर रहे हैं। जब ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेगा, टकराएगा, तो ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन खुद भी इमिट हो जाएगा यहाँ से और मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन को भी एक्सपेल कर देगा, निकाल देगा। जब मॉलिक्यूल में से ये इलेक्ट्रॉन एक्सपेल होगा तो फिर मॉलिक्यूल पर चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव। तो इस तरह से मॉलिक्यूलर केटायन बन जाते हैं। तो मॉलिक्यूलर केटायन की नेचुरल अबंडेंस इसी वजह से है। इसके बाद हम बात करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास ये क्या चीज है? द मास ऑफ an element as compared to the mass of 1/12th part of carbon 12 is called relative atomic mass। यानी किसी भी एलिमेंट का वो मास जो कार्बन 12 के 1/12 हिस्सा से या 1/12th पार्ट से कंपेयर करके निकाला गया हो, कैलकुलेट किया गया हो, उसे हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। अब ये 1/12th पार्ट ऑफ कार्बन 12 क्या है? अब बेटा देखें, आइसोटोप हम पढ़ चुके हैं। आइसोटोप्स में एटॉमिक मासेस का डिफरेंस होता है। तो कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, 13 एंड 14। एटॉमिक मास 12, 13 एंड 14। तो हम यहां पे ले रहे हैं कार्बन 12 यानी लाइटेस्ट आइसोटोप ऑफ कार्बन। सपोज हमारे पास ये कार्बन 12 है, 1 2 3 4 5 एंड 6। हमने एक कार्बन एटम लिया जिसका मास क्या है 12 AMU और इसको 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कार्बन एटम जिसका मास कितना है 12 AMU है, उसको हमने 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो हर एक पार्ट क्या कहलाएगा? फर्ज करें मैं इस पार्ट को, जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया, इस पार्ट को हम क्या कहेंगे? 1/12 पार्ट कहेंगे। और इस 1/12 पार्ट का मास कितना होगा? 1 AMU होगा, क्योंकि टोटल मास कार्बन एटम का कितना है 12 AMU। हमने उस 12 AMU को इक्वल 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो हर एक पार्ट 1/12 पार्ट 1 AMU के इक्वल होगा। अब ये हमारा स्टैंडर्ड है, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 हमारा स्टैंडर्ड है। इसके साथ हम बाकी एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं। कोई भी एलिमेंट इससे जितना गुना ज्यादा हैवी होगा या लाइटर होगा, वही उसका एटॉमिक मास होगा। फॉर एग्जांपल अब देखिए बेटा, हाइड्रोजन एटम जो है वो इस 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 से 1.008 टाइम्स हैवियर है। कितना? 1.008 टाइम्स हैवियर। तो हम कहेंगे 1.008 AMU इज द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। ये है रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। अब अगर मैं यहाँ नाइट्रोजन एटम की बात करता हूं तो ये 14 AMU बनता है। सोडियम की बात करता हूं तो ये 23 AMU बनता है, क्योंकि सोडियम का एक एटम जो है वो 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 से 23 टाइम्स हैवियर है, लिहाजा 23 AMU इसका रिलेटिव एटॉमिक मास बन जाता है। तो हम किसी भी एलिमेंट की एग्जांपल ले लें, हम किसी भी एलिमेंट को 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 से कंपेयर करें तो उसका जो मास बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? रिलेटिव एटॉमिक मास कहेंगे। अब बेटा देखिए, जब हम मॉलिक्यूलर मासेस या मोलर मासेस कैलकुलेट कर रहे होते हैं, उस दौरान हम आम तौर पर एटॉमिक मास उस आइसोटोप का पुट करते हैं जिसकी नेचुरल अबंडेंस या रिलेटिव अबंडेंस ज्यादा हो।
देखें हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं जिनका एटॉमिक मास 1 AMU, 2 AMU और 3 AMU है। आमतौर पे हम हाइड्रोजन का मास कौन सा पुट कर देते हैं 1, लेकिन इसका एक्चुअल मास ये 1.008 AMU रिलेटिव एटॉमिक मास है। अब इसके बाद हम बात करते हैं एवरेज एटॉमिक मास। अब ये एवरेज एटॉमिक मास क्या है? एवरेज एटॉमिक मास है द mass of an element which is calculated according to the relative abundance of its isotopes is called एवरेज एटॉमिक मास। अब ये एवरेज एटॉमिक मास क्यों लिया जाता है? अब बेटा देखें, आइसोटोप वाले टॉपिक में रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप वाले टॉपिक में मैंने एग्जांपल दी थी क्लोरीन की और नियॉन की। क्लोरीन का एटॉमिक मास 35 भी है और 37 भी है। हम अगर लार्ज कैलकुलेशन कर रहे हैं और एटॉमिक मास 35 पुट कर देते हैं, 37 को नेग्लेक्ट कर दें, इग्नोर कर दें, तो हमारी कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि 37 वाला आइसोटोप भी तो मौजूद है। इसलिए हम तमाम आइसोटोप्स के एटॉमिक मासेस को उनकी रिलेटिव अबंडेंस के लिहाज से कैलकुलेट करते हैं। फिर हमारे पास जो मास आता है उसको कहा जाता है एवरेज एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल आप देखें, हमने पिछले टॉपिक में नियॉन के 3 आइसोटोप पढ़े थे, नियॉन 1020, नियॉन 1021, नियॉन 1022। अब इनकी परसेंटेज 90.92% थी, 21 वाला 0.257% थी, 22 जो है 8.82% है। अब हमें नियॉन का एवरेज एटॉमिक मास अगर कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे? तरीकाकार ये होगा, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन इज इक्वल टू, तो सबसे पहले आपने फर्स्ट आइसोटोप का मास पुट करना है 20, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी रिलेटिव अबंडेंस से 90.92, आगे लिखेंगे प्लस, प्लस लिखने के बाद सेकेंड आइसोटोप का एटॉमिक मास 21। अब इस 21 को मल्टीप्लाई करेंगे इसकी रिलेटिव अबंडेंस से 0.257 थी, प्लस थर्ड आइसोटोप का मास था 22, हम 22 लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसकी रिलेटिव अबंडेंस से 8.82, तो डिवाइड कर देंगे 100 पे, क्योंकि हम उधर परसेंटेजेस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो डिवाइड कर देंगे 100 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20.18 AMU, 20.18 AMU। अब बेटा देखें, एटॉमिक मास हम आमतौर पे पढ़ते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब जब नियॉन 20 है, इसमें 10 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है, 21 में 10 प्रोटॉन 11 न्यूट्रॉन, यहाँ 22 में 10 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है। तो अब ये 20.18 AMU, अब बात 20 वाली तो समझ आती है कि 10 प्रोटॉन है 10 न्यूट्रॉन, ये 0.18 AMU क्या है? ये ना तो प्रोटॉन है ना न्यूट्रॉन है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो 20.18 AMU है, ये क्या है? एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नियॉन। अब इस हवाले से अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, नो वन नियॉन एटम हैज एटॉमिक मास 20.18 AMU, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। अगर ये स्टेटमेंट आ जाए कि किसी भी नियॉन एटम का एटॉमिक मास 20.18 AMU नहीं होता, अपनी स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है, हम आंसर लिखेंगे कि 20.18 AMU
is the average atomic mass of neon which had been calculated according to the relative abundance of its isotopes. यानी 20.18 AMU नियॉन गैस का एवरेज एटॉमिक मास है जिसको उसके आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस के लिहाज से कैलकुलेट किया गया है। अब ये स्टेटमेंट लिखने के बाद आप ये वाला फार्मूला, ये जो कैलकुलेशन ऊपर की हुई है, ये भी नीचे आप लिखेंगे इस शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर में, तो तब आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अल्लाह हाफिज।